सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जो प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए कि मैं आपको समाचार दे दूं, एक न्यूज़ दे दूं कि जो बच्चे थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली जो साइंस से तैयारी कर रहे हैं और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी, तो उसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है ना, उस केमिस्ट्री वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आएंगे। तो उस क्वेश्चनों के लिए हम एक थोड़ी सी क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। उसमें क्या है, आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के हिसाब से। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देखें और थोड़ा इनको ढंग से पढ़ें क्योंकि एग्जाम में के लिए, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी किताब वगैरह हैं उनमें से छांट के सारे क्वेश्चन आपके लिए टॉपिक वाइज तैयार किए हैं। तो सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि इन वीडियो को देखें, आराम से इन क्वेश्चनों को करें ताकि उनको एग्जाम में बहुत सारी मदद मिल सके। तो हम टॉपिक वाइज डेली करेंगे। आज अपना जो टॉपिक है वो है परमाणु व परमाणु संरचना। टॉपिक कौन सा है? परमाणु और परमाणु संरचना, यानी एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये टॉपिक अपना, इस पे आज अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो इनको थोड़ा आप ढंग से देखें। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परमाणु और परमाणु संरचना का ये टॉपिक, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले पहला जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाभिक नाभिक में निम्नलिखित में से कौन सा कण उपस्थित नहीं होता है? कि परमाणु का नाभिक जो है ना, उस नाभिक में कौन सा कण नहीं, इन तीनों में से। अब देखो, परमाणु का नाभिक है और नाभिक में क्या है, मुख्यतः हम क्या मानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों तरफ क्या है, चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन इन दो कणों के अलावा यूं कहते हैं कि नाभिक में लगभग 35 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। और इन पार्टिकलों में देखो, एक तो प्रोटॉन का विपरीत एंटी प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रिनो भी होता है, मेसोन कण भी होता है, जो मैंने आपको नोट्स वगैरह में लिखाए हैं। तो इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और मेसोन पार्टिकल भी है। तो यानी प्रोटॉन भी नाभिक में है, न्यूट्रॉन भी है और मेसोन भी है। कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर चक्करे लगाता है। तो कौन सा कण नाभिक में नहीं होता? इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में नहीं पाया जाता। तो इसमें ऑप्शन में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन करना है। अगला देखो प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? तो क्या होता है? 1835वां भाग होता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न थोड़ा आप याद कर लो। 1835वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन के द्रव्यमान। और हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन ही तो होता है। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1835वां भाग होता है। इसके बाद देखो, अगला प्रश्न क्या है? परमाणु अविभाज्य कण है, ये सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? यानी परमाणु जो है इसको हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा है कि क्या डाल्टन ने क्या कहा था कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? एटम, यानी परमाणु कहते हैं। फिर हमने परमाणु के लिए मेन मेन 4-5 बातें बताई थी मैंने आपको, बताइए ना। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। कि परमाणु को न तो नष्ट कर सकते और न ही परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है। सभी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। एक ही प्रकार के तत्व है कि परमाणु एक समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये 4-5 पॉइंट लिखाए हैं मैंने। ये क्या है? डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है, यानी परमाणुवाद का सिद्धांत। अगर आ जाए, परमाणुवाद सिद्धांत का जनक कौन है? डाल्टन। तो उस सिद्धांत में डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु को हम आगे तोड़ नहीं सकते, परमाणु सबसे छोटा कण है और ये क्या? परमाणु अविभाज्य कण है। तो परमाणु अविभाज्य कण, ये सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? डाल्टन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? डाल्टन के द्वारा दिया गया। रदरफोर्ड का नाम आया तो इसने क्या किया? स्वर्ण पत्री प्रयोग दिया था। क्या? परमाणु संरचना का स्वर्ण पत्री प्रयोग, गोल्डन फॉइल एक्सपेरिमेंट। और गोल्डस्टीन है, ये किसका है? प्रोटॉन का खोज करता है, प्रोटॉन का खोज करता। ये कहते हैं एनोड किरणों का खोज करता, एनोड किरणों का खोज करता, जिनको बोलते हैं केनाल किरणें। क्या बोलते हैं? केनाल किरणें। इनका खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन है। और क्रुक्स, विलियम क्रुक्स है, ये कैथोड किरणों का खोजकर्ता। ये कौन है? ये कैथोड किरणों का खोजकर्ता है। कौन है? विलियम क्रुक्स है। कैथोड किरणों का खोजकर्ता विलियम क्रुक्स है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं?
1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं। तब ध्यान रखना है कि नैनोमीटर होता ना, अगर ये आ जाए ना नैनोमीटर, तब आपको ये ध्यान रखना है नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर। और अगर आ जाए पिकोमीटर, आ जाए ना पिकोमीटर, पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होते हैं। और अगर आ जाए फेमटो, आ जाए फेमटो, तब आता है 10⁻15 मीटर। ये फेमटो में होता है, याद रखना है। तो नैनो में क्या होगा, 10⁻9 मीटर होता है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻9 मीटर को बोलते हैं नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, फेमटोमीटर 10⁻15 मीटर। अब क्या लिखा है, 1 मीटर में नैनोमीटर कितने होते हैं। अब ये देखो प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, क्या है कि 1 मीटर में नैनोमीटर कितने होते हैं। अब देखो 1 नैनोमीटर मीटर कितने होते हैं, वो तो 10⁻9 मीटर, लेकिन 1 मीटर में नैनोमीटर कितने होते हैं, 10⁻9। ये 10⁻9 प्लस में हो जाएगा। तो 1 मीटर में अगर पूछ लेना कितने नैनोमीटर है, 10⁻9 मीटर, 10⁻9 नैनोमीटर। 10⁻9 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर होता है। यह कहते हैं 1 मीटर बराबर ये 10 प्लस 10⁻12 मीटर, ये होता है पिकोमीटर। और 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेमटोमीटर, इस तरह से। और अगर 1 नैनोमीटर आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, 10⁻9 मीटर हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर में पूछे ना तो 10⁻9 मीटर। और अगर ये आ जाए कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हैं तो 10⁻+9 हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना ये, क्योंकि मीटर बड़ा होता है, नैनोमीटर क्या होता है छोटा। तो नैनोमीटर में आएंगे ना, मीटर पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस में, और मीटर में नैनोमीटर पूछेंगे तब क्या हो जाएगा प्लस में। तो ध्यान रखना, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसका 10⁻+9 है ये। इसके बाद अगला देखो, परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परमाणु द्रव्यमान है, इसके लिए मानक इकाई क्या मानी गई है। तब ध्यान रखना है क्या पूछा गया है कि आगे कार्बन 12, याद रखना ये कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, ध्यान रखना कितना है, 1/12वां भाग क्या मानते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या मानते हैं कि कार्बन 12 को है ना मानक माना गया है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट के लिए, एटॉमिक मास के लिए। परमाणु कार्बन 12 को मानक माना गया है। और ये कहा गया है कि कार्बन की किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कार्बन 12 के 1 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग कितना होता है, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग मानते हैं परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन 12 को मानक मानकर परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया है। अब बोलते हैं ना ऑक्सीजन, ये कहते हैं हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का भार 14 मानते हो, इस तरह से। तो यानी नाइट्रोजन 14 का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन 14 का मतलब क्या, नाइट्रोजन का भार 14, 14 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन 14 है। इसका अर्थ क्या हो गया कि नाइट्रोजन जो है ना वो कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान यानी एक परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वें भाग से 14 गुना भारी है। कौन है, नाइट्रोजन भारी है। इसके ऑक्सीजन का भार क्या मानते हो आप, 16। इसका अर्थ क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो है ना ये कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है ऑक्सीजन। तो कार्बन 12 को मानक मानकर यानी एक परमाणु का द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक मानकर परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है। अब आगे देख लो, ये परमाणु भार को मापने के लिए इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या माना गया है, कार्बन 12 को मानक माना गया है। किसको, कार्बन 12 को मानक मानकर क्या है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि फास्फोरस की परमाणुकता होती है, क्या है, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है। अब देखो परमाणुकता में 3-4 बातें याद रखनी है। अगर आ जाए ना कि तत्व आ जाए यहां लिखा हुआ और इसकी आ जाए परमाणुकता आ जाए, तब ध्यान रखना है परमाणुकता यानी एटोमिसिटी, कितने परमाणु जुड़ते हैं। तो फास्फोरस है ना, इसको लिखते तो पी से, लेकिन फास्फोरस वैसे होता है क्या, P4 होता है ऐसे, फास्फोरस को P4 लिखते हैं ऐसे। इसी प्रकार से सल्फर आ जाए ना तो सल्फर को S6 भी लिखते हैं और सल्फर को S8 भी लिखते हैं, याद रखना।
सल्फर जो है ना वो S6 के रूप में भी होती है। तो सल्फर की परमाणुकता क्या है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। फास्फोरस की कितनी है, 4 है। इसकी 6 और 8 हो सकती है सल्फर की, और 6 होती है ना, तब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है कुर्सी रूप के समान होती है, कुर्सी संरचना होती है इसकी 6 वाले की। और 8 वाला है ना, इसकी संरचना होती है ताज के समान, क्राउन शेप होता है ये। क्या होता है, क्राउन शेप। S8 क्राउन शेप और S6 होता है कुर्सी रूप। तो 6 8 दोनों होती है इसकी। इसी प्रकार से फिर आपको याद रखना है कि निष्क्रिय गैसें जो है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये इनर्ट गैसेज निष्क्रिय गैसें, इनकी परमाणुकता जो होती है वो होती है 1, यानी एकल परमाणु अवस्था में रहते हैं, ये आपस में जुड़ते नहीं है, तो इनकी परमाणुकता 1 होती है, ध्यान रखना ये। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की परमाणुकता क्या होती है, 2 होती है। हाइड्रोजन है, इन सब की 2, हाइड्रोजन H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, इस तरह से 2 2 जुड़ते हैं ये, इसलिए परमाणुकता 2 है। निष्क्रिय गैसों की परमाणुकता होती है हमेशा 1, और फास्फोरस की 4 होती है। सल्फर की 6 और 8 भी हो सकती है, तो 6 भी हो सकती है, 8 भी, एग्जाम में अधिकतर 8 ही आता है। तो इसमें क्या पूछा है, फास्फोरस की परमाणुकता पूछी है, कितनी है फास्फोरस की परमाणुकता, कितनी होती है, 4 होती है, ध्यान रखना है। तो साथ में ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके साथ में, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, उसने मेन किसकी खोज की थी, तो उसने मेन किसकी खोज की थी, उसने नाभिक की खोज की थी। किसकी, नाभिक। तो उसने ये बताया था कि परमाणु के सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। उस नाभिक पर अल्फा कण टकरा कर और वो क्या, उससे विक्षेपित हो रहे हैं, कोई 90 डिग्री में जा रहा है, कोई 180 डिग्री में जा रहा है। इस तरह से अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, बीच में नाभिक नहीं आए। तो ये हमने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में पढ़ा है। तो इसका मतलब मेन उस टाइम सबसे पहले किसने खोज की थी, रदरफोर्ड ने खोज की थी कि परमाणु के सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है कि परमाणु में नाभिक के खोजकर्ता कौन है, तो किसका नाम आएगा, रदरफोर्ड का नाम किसका आएगा, रदरफोर्ड है, ये किसका है, नाभिक का खोज करता है, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, न्यूक्लियन होते हैं। क्या है, न्यूक्लियन, ये वर्ड याद कर लो, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सम्मिलित रूप से, क्या बोलते हैं, इनको न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो किसको बोलते हैं न्यूक्लियन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को बोलते हैं सम्मिलित रूप से, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन कहा जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि अल्फा कण किस परमाणु का द्विधनात्मक आयन है। अल्फा कण जो है ना, जो स्वर्ण पत्री पर डाला था किसने, रदरफोर्ड ने डाला था। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्री प्रयोग में अल्फा कणों का यूज किया। तो कई बार एग्जाम में आते हैं कि अल्फा कण क्या होते हैं, तब ध्यान रखना। अल्फा कण जो होते हैं ना, वो हीलियम जो है ना, हीलियम को लिखते हैं इसे 2 4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, ये हीलियम है। और अगर इस हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं मैं, तो +2 हो जाए, और +2 होते ही 1s क्या हो जाएगा, 0। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप यूं बनाओगे, देखो इसमें बीच में नाभिक और चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। अब नाभिक में क्या है, देखो नीचे वाला मान प्रोटॉन की संख्या होती है, 2 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान घटाएंगे, 4 - 2 कितना आ गया, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, और 2 क्या, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं इसे। अब प्लस बनते ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और 2 निकलते बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये पूरा चक्र हट गया, हटते इलेक्ट्रॉन गायब, इलेक्ट्रॉन गायब होते ये हो गया, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 क्या है, अब न्यूट्रॉन। अब ये क्या है, ये क्या है, हीलियम का क्या है, नाभिक है। क्या है ये, हीलियम का नाभिक। तो याद रखना एग्जाम में आ जाए ना, तो 2 स्टेटमेंट बनते हैं कि अल्फा कण क्या होते हैं, या तो यूं बोल दें कि हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है, एक तो ये न्यूक्लियस, हीलियम का नाभिक अल्फा कण, एक तो ये। दूसरा क्या है, हीलियम का द्विधनावेशित आयन। क्या है, हीलियम का द्विधनावेशित आयन अल्फा कण कहलाता है। तो हीलियम का द्विधनावेशित आयन या हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। तो अल्फा कण किस परमाणु का होता है, हीलियम से बनता है अल्फा कण, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के अल्फा पार्टिकल का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखो अपना अगला, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी होती है। अब देखो
उसने कहा कि परमाणु और नाभिक जो है ना, इसकी रेडियस कितनी है, ये रदरफोर्ड ने बताया था। तो याद रखना आपको, देखो परमाणु का आकार कितना होता है, परमाणु की त्रिज्या अगर बोल दें तो कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में लिखोगे ना तो 10⁻12 सेंटीमीटर, इस तरह से, ये सॉरी 8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में निकालोगे ना तो 10⁻⁸ और अगर नाभिक की त्रिज्या निकालें तो नाभिक की त्रिज्या जो होती है ना, वो याद रखनी है कि नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, परमाणु और नाभिक के बीच में 10⁻5 का तो डिफरेंस है। यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, 10⁻5, यहाँ 8 और यहाँ 13, एक ही बात है। तो 10⁻5 का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ आप दो स्टेटमेंट बोल सकते हो। एक तो ये बोल सकते हो कि परमाणु, अब देखो आपसे कहते हैं परमाणु और नाभिक में कौन सा बड़ा है, परमाणु बड़ा है, क्योंकि परमाणु के बीच में सेंटर में नाभिक है, तो परमाणु बड़ा और नाभिक क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये बोल सकते हो कि परमाणु नाभिक की तुलना में 10⁻5 गुना बड़ा होता है, या यूं बोल सकते हो नाभिक परमाणु की तुलना में 10⁻5 गुना छोटा होता है। ठीक है ना, एक ही बात है। अब देखो क्या पूछा है कि, अब देखो क्वेश्चन में देखना है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से, अब नाभिक क्या है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी है, 10⁻5 गुना छोटी होती है। तो कितनी है, 10⁻5 गुना छोटी होती है, 10⁻5 गुना छोटी होती है। कौन, नाभिक की त्रिज्या किससे, परमाणु की त्रिज्या से, ध्यान रखना है ये। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है कि बोरबरी, नाम क्या है, बोरबरी के नियम के अनुसार एम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोरबरी है ना, उसके नियम के अनुसार KLMN ऐसे बोर अपना मॉडल दिया, तो उसमें उसने कोश बताए थे कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते, जिनको कोश कक्ष या ऊर्जा स्तर बोलते, जिनको KLMN इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे तो के ये कोश है, KLMN इस तरह से। के है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एन का मान लिख दें, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। तो किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² होते हैं। अब n का मान, इसका एक, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, इस तरह से। अब n का मान रख के निकाल लो, 1 का स्क्वायर अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। अब क्या पूछा है, आप बता सकते हो, के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में 32 होते हैं। क्या पूछा है, एम में कितने होते हैं, एम में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एम कोश में, बोरबरी या बोर के नियम के अनुसार। ठीक है, अगला देखो। अगले में क्या है कि कैंसर के उपचार, अगला क्या है, 13वां क्वेश्चन, कि कैंसर के उपचार में प्रयोग में आने वाला समस्थानिक निम्न में से किस तत्व का होता है। तो कैंसर के उपचार में क्या काम में लेते हैं, कोबाल्ट 60, किसको लेते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं कैंसर के उपचार में। और ये विधि कौन सी है, इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी विधि में, रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव विकिरण जो है ना, उनको डालते हैं कैंसर वाले पार्ट पर। तो क्या करेंगे, वो कैंसर सेल को क्या कर देंगे, मार देंगे ये रेडियो एक्टिव विकिरणें। और ये कौन सी निकालता है, अल्फा विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। किसका, अल्फा विकिरण का। तो अल्फा विकिरण जो है ना, वो क्या करेगी, कैंसर की कोशिकाओं को मार देगी, अधिक ऊर्जा वाली किरणें हैं। तो कोबाल्ट 60 का यूज करते किसमें, कैंसर के उपचार में करते। अगला प्रश्न देखो। अगले में क्या है, प्रकृति में क्लोरीन 35 और 37 का अनुपात कितना होता है। तो ध्यान रखना, प्रकृति में जो है ना, क्लोरीन 17:35 और एक क्लोरीन 17:37। याद रखना, अधिक मात्रा में ये होता है 75% ये मिलता है क्लोरीन 35, और क्लोरीन 37 मिलता है 25% प्रकृति में। इसका मतलब कितना हो गया, 3 भागीय और 1 भागीय होता है। तो क्लोरीन 35 और 37 में 3:1 होता है। कितना, 3:1 पाई जाती है दोनों, ध्यान रखना। ये 35 वाला 3, 75 भाग, और 25% है वो 37 वाला होता है, ध्यान रखना। ये
इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, वापस एम कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। वही कितना हो गया, के एल एम। तीसरे में क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। तीसरे में के एल एम, एम तीसरा है तो 18 इलेक्ट्रॉन, अभी बताया मैंने। इसके बाद देखो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हो जाते हैं। अब परमाणु जो है ना, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखो ऐसे ए कोई परमाणु है, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया, ए प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखो यूं, अगर मान लो कि जैसे इसके पास 10 प्रोटॉन है, कहते 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लिया, तो यानी यहां 10 प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज क्या है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है माइनस, यानी 10 प्रोटॉन नाभिक में, उस 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को क्या है पकड़ रखा है, जिससे इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या चक्कर काट रहे घूम रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन कितने हैं 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब 9 हो गए। कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकल गया बाहर। अब कितने हो गए, 9 हो गए। अब यूं सपोज करो कि एक तो बीच में 10 आदमी खड़े हैं, चार तरफ क्या 10 खड़े हैं, 10 को पकड़ रखा है, बीच 10 वालों ने उनको घुमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, हमने एक आदमी बाहर से कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एक बार, बाहर 9 हो गए। अब अंदर कितने 10। अब बताओ अंदर वाले 10 हैं, वो बाहर 9 है, कम हो गए तो अंदर ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे तो बाहर वालों को अंदर ले आएंगे, खींच के अंदर खींच के ले आएंगे तो थोड़ा आकार क्या होगा, सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। इसलिए उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन छोटा होता है और ऋणायन क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए अगर माइनस होता ना तो ये बड़ा होता, फिर उदासीन, उसके बाद प्लस वाला और छोटा होता, इस तरह से। तो उदासीन परमाणु की तुलना में ऋणायन बड़ा, धनायन क्या होता है छोटा। इस उदासीन की तुलना में ऋणायन बड़ा, धनायन क्या होता है छोटा होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बनेगा, धनायन बनेगा। क्या बनेगा, धनावेशित यानी प्लस चार्ज आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये क्या हो जाएंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या धनावेशित हो जाते हैं। अगला देखो, परमाणु के नाभिक में होते हैं वापस वही, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सबको पता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, सबको पता है। और ये एक बार थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, 2005 वाली एग्जाम में। इसके बाद देखो परमाणु, ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर, किसने फॉर्मूला दिया ये, E बराबर एम सी स्क्वायर। देखो 2-3 फॉर्मूले याद रखने आपको। एक तो ये E बराबर एम सी स्क्वायर ऊर्जा का, इसको बोलते हैं आइंस्टीन समीकरण। क्या है, आइंस्टीन समीकरण याद रखनी है। एक होता है E बराबर एच न्यू, एच न्यू, इसको बोलते हैं प्लांक समीकरण, मैक्स प्लांक के द्वारा दी गई प्लांक समीकरण। एक देखो ये होती है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। और एक फिर देखो याद रखना, ये लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, ये है डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली संबंध। ये डी ब्रोगली समीकरण है, याद रखनी है। 3-4 याद रखो आप, ये तीनों चारों फॉर्मूले याद रखो, इन वैज्ञानिकों के नाम याद रखो। अब देखो E बराबर एम सी स्क्वायर किसके द्वारा दिया गया है, आइंस्टीन के द्वारा दी गई समीकरण है, तो आइंस्टीन समीकरण है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, आइंस्टीन हो गया इसमें। इसके बाद देखो अपना अगला कि एन वे ऊर्जा तल में इलेक्ट्रॉनीय उपकोषों की संख्या, कक्षों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या का सही समुच्चय कौन सा है। अब देखो क्या निकालना है, एक तो क्या निकालना, उपकोष की संख्या, क्या निकालनी है, उपकोष, उसका फॉर्मूला। एक फिर सेकंड क्या है, कक्ष यानी कोष, कोष की संख्या निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखना है। और एक क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का निकालना एक फॉर्मूला। इस तरह से अब याद रखना, उपकोष क्या होते हैं, एन के बराबर होते हैं। कक्ष या कोष और इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखो उपकोष तो एन के बराबर, और कक्ष या कह दें ये कक्ष या कोष नहीं है, कक्षक होना चाहिए। क्या, कक्षकों की संख्या, तो यहां कक्षकों की संख्या, तो कोष तो 4 के एल एम एन लिखते हैं, कक्षकों की संख्या, क्योंकि ऑप्शन में है ना कक्षकों की संख्या दे रखी है, कक्षकों की संख्या।
और एक फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो उपकोष तो n होते हैं, कक्षक की संख्या होती है n का स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले याद रखो। यानी किसी कोष में अब आ जाएगा लिखा ना, nवें ऊर्जा तल या किसी कोष में उपकोष की संख्या n के बराबर, उस यानी कोष में कक्षकों की संख्या n स्क्वायर के बराबर, और उस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। यानी उपकोष तो n होंगे, कक्षक n स्क्वायर होंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होगी। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो nवें ऊर्जा तल में इलेक्ट्रॉनिक उपकोषों की संख्या, उपकोष की संख्या, फिर कक्षक की संख्या, ध्यान रखना कक्षक की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीन आपको निकालनी है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है, जब एक उदासीन परमाणु को ऋण आयन में बदला जाता है, जब एक उदासीन परमाणु है ना नेगेटिव आयन में बदले। अब देखो ये ऑप्शन आप मत पढ़ो, चाहिए थोड़ा करना आना चाहिए आपको। जैसे यूं कह दे, मैंने यूं कह दिया, कोई भी ले लो आपकी मर्जी से, ले लिया नाइट्रोजन ले लिया 7 14, ठीक है ना। अब इस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, अब देखो यूं कह दें इसमें प्रोटॉन कितने हैं, नीचे वाला मान 7, न्यूट्रॉन कितने हैं, ऊपर 14 में 7 घटाए 7, परमाणु क्रमांक कितना है 7, नीचे वाला मान परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या कितनी है, ऊपर वाला मान 14, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं 7। अब क्या कहा है, उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदला जाता है, माइनस बना दिया इसको मैंने, माइनस ऐसे ऋणायन बना दिया 14 और 7। अब कितने प्रोटॉन है, वही नीचे वाला मान 7 का, बदलता नहीं है। न्यूट्रॉन ऊपर वाले में नीचे वाला मान घटा दो, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा 7। परमाणु क्रमांक कितना है, वही 7। द्रव्यमान संख्या का मान कितना है 14। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 7 थे अब कितने हो गए 8 हो गए। तो बदला क्या है, केवल ऋणायन बनने से इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, बाकी किसी के मान में कोई चेंज ही नहीं होता है, ध्यान रखना है ये। और जब n से n माइनस बनेगा तो ये आकार क्या है, धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा, तो इसका आकार क्या है बढ़ जाता है, आकार अधिक, आकार अधिक हो जाता है। अभी मैंने कहा था उदासीन परमाणु की तुलना में ऋणायन का आकार क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देख लो मिला लो, परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, नहीं परमाणु क्रमांक तो वही है। परमाणु संख्या घट जाती है, नहीं परमाणु क्रमांक को बोलते परमाणु संख्या, ये भी नहीं घट रही। आकार घट जाता है, नहीं आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता घटता नहीं है, आकार बढ़ जाता है, ये सही है कि आकार क्या होगा, आकार में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, आकार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई भी आ जाए इसे निकालने का आपको तरीका आना चाहिए। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न कि क्या लिखा है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्न में से किस कण से संबंधित है। अब कौन सा कण, किस छोटे कण पर रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, किस पर, परमाणु पे, परमाणु की खोज के लिए, किसके लिए, परमाणु खोज के लिए किया था। तो उसने परमाणु के लिए ये प्रयोग किया था, परमाणु से संबंधित है, किससे है, परमाणु से संबंधित है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और अगर ये आ जाए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में डालिए रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, तब नाभिक की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्ष को कहते हैं, देखो पहला कक्ष तो के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। तो पहला कक्ष कौन सा है, के बोलते, पहले वो क्या बोलते हैं के, तो के एल एम एन आपको याद रखने चारों। इसके बाद देखो अगला, परमाणु में नाभिक का आकार अभी बताया था मैंने, परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और नाभिक का आकार 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, कितना आ गया 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है नाभिक का आकार, परमाणु में नाभिक का आकार, पीछे अभी बताया था मैंने, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और नाभिक परमाणु की तुलना में 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है, ध्यान रखना है। फिर देखो अगला, अधिशोषण की मुक्त ऊर्जा, अगर किसी पर कोई ठोस पर गैस आके चिपकेगी, अब देखो कोई भी क्रिया हो ना अगर अपने आप हो रही है, इसका मतलब उस क्रिया को यानी स्वतः हो रही है, और स्वतः प्रक्रम के लिए हमेशा गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए अधिशोषण वाली क्रिया जो होती है ना वो हमेशा ऋणात्मक होती है, मतलब ऊर्जा उसमें से बाहर निकलती है, ऊर्जा निकलने वाला प्रक्रम होता है।
यानी ऊर्जा रिलीज करेगा, पहले की तुलना में अधिक स्थायी होने की कोशिश करेगा। इसलिए याद रखो, अधिशोषण क्रिया जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, अधिशोषण वाली क्रिया क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, तो ऊर्जा क्या होती है, इसको ऋणात्मक। क्यों, डेल्टा एच का मान क्या लिखते हो, नेगेटिव। एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या लिखते हैं, नेगेटिव। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद देखो अगला, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में सामान्यतः कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं। अब तेल है ना, तेल, और तेल से क्या बनाए, घी बनाते हैं। तो तेल क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, जिनमें पाइबंद है। और असंतृप्त से घी बन गया, ये क्या हो गया, संतृप्त। संतृप्त होती जम जाएगा। तो तेल लिक्विड था, इससे घी क्या हो गया, बन गया, जम गया ये। और इसके लिए असंतृप्त पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो सिग्मा बंध बनेंगे, तो यानी हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें, तो इसमें H2 गैस पास करते हैं। और H2 का जुड़ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। और इस हाइड्रोजनीकरण में काम में आने वाला उत्प्रेरक जो क्या होता है, निकल। याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसका यूज करते हैं, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल धातु का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, ध्यान रखना ये। ठीक है ना। असंतृप्त से क्या हो गया, अनसेचुरेटेड से क्या हो गया, संतृप्त, यानी सेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा, घी बन जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला, कोलाइडी तंत्र में कितनी परावस्थाएं होती है। कोलाइडी सिस्टम जो होता है ना, कोलाइडी विलियन, उसके अंदर मेन दो परावस्थाएं होती है। क्या होती है, दो परावस्थाएं होती है मेन, है ना। एक को तो बोलते हैं डिस्पर्स फेज, प्रक्षिप्त परावस्था। क्या बोलते हैं, प्रक्षिप्त परावस्था। और एक बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपण माध्यम। एक बोलते हैं प्रक्षेपण माध्यम, जिसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, प्रक्षेपण माध्यम है। जैसे आपके पास पानी है और उस पानी में आपने स्टार्च मिला दिया, तो ये जैसे पार्टिकल इसमें घूम रहे हैं स्टार्च के, दूध जैसा बन गया विलियन। इसके अंदर जो पानी जो है ना, पानी वाला भाग, जैसे लिख दें पानी वाला भाग जो है ना, जिसके अंदर घुला हुआ है, जैसे पानी वाला भाग ब्लैक ब्लैक कर दिया मैंने, ये पानी वाला भाग, ये तो क्या है, प्रक्षेपण माध्यम है। और जिस जो घुलता है ना, जो विलय के रूप में काम करता है, उसको बोलते हैं प्रक्षिप्त परावस्था। तो ये एज ए सोल्यूट, यानी विलय के रूप में काम करता है, घुलता है ये। और ये घोलने वाला प्रक्षेपण माध्यम, ये विलायक की तरह होता है। इसलिए कोलाइडी सिस्टम में क्या है, दो प्रकार की परावस्थाएं होती है, प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, दो पाए जाते हैं, जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अंदर एक दूसरे के अंदर घुले रहते हैं। दूसरा क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। तो टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलियन दर्शाते हैं। कौन है, कोलाइडी विलियन। और कोलाइडी में कौन सा, द्रव्य विरोधी कोलाइडी विलियन। तो कौन सा उत्तर से होगा, एक और दो दोनों। दर कोलाइडी विलियन दर्शाता है, और द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन क्या, टिंडल प्रभाव होता क्या, किसको बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। कई बार आप देखते हो ना कि जैसे बंद कमरा हो, और उस बंद कमरे में खिड़की में से क्या थोड़ा सा प्रकाश की लाइट अंदर आई, और उस प्रकाश लाइट में क्या फिर आपको धूल के कण जो चमकते हुए दिखते हैं, उस प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अगर कोलाइडी विलियन रखा, उसके ऊपर अगर आप लाइट डालोगे ना, प्रकाश डालोगे, प्रकाश डालने से प्रकाश क्या है, आपको चमकता हुआ दिखेगा, उसमें कण क्या है, चमकते हुए दिखते हैं। आजकल देखते हो, कई बार पीछे चला था ट्रेंड कि जैसे पानी में ना हल्दी डाल के उसके ऊपर मोबाइल डाल रख दिया, तो हल्दी क्या आपको चमकती हुई दिख रही है अंदर लाइट, वो क्या, टिंडल इफेक्ट था। क्या था वो, टिंडल प्रभाव वाला। तो यानी अगर धूल कणों का प्रकाश की उपस्थिति में चमकना टिंडल प्रभाव कहलाता है। या कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर प्रकाश डालते हैं, कोलाइडी कण क्या चमकते हुए दिखते हैं, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। और इसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण जो होते हैं ना, वो जिग जैग उल्ट टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ऐसे जिग जैग मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं, कोलाइडी कणों की गति कैसी होती है, उसको बोलते हैं ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं, उसको ब्राउनी गति बोलते हैं, ब्राउनी, ब्राउनी गति बोलते हैं। तो ब्राउनी गति, तो ये ब्राउनी गति भी याद रखनी है आपको। तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन दर्शाता है। इसके बाद देखो, फिटकड़ी अशुद्ध जल को स्वस्थ करती है। तो क्या याद रखना, कई बार स्वस्थ करने के लिए, यानी स्वच्छ यानी मतलब साफ करने के लिए। तो कई बार घरों में करते हैं ना, जिस कुंड वगैरह होते हैं उसमें पानी है, उसमें आप फिटकड़ी डालते हो, डालने के बाद पहले पानी थोड़ा गंदला सा रहता है, डालने के बाद इधर क्या है, सारा जो कचरा है, कहते हैं धूलकण जो होते हैं ना पानी में घुले हुए, वो सारे पेंदे के अंदर क्या है, बैठ जाते हैं। क्यों, तो वहां पर क्या होता है, फिटकड़ी है ना, तो फिटकड़ी में क्या है, इस प्रकार से एल्यूमिनियम Al+3 के ये
धनावेशित आयन होते हैं। वैसे फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जिसको पोटास एलम बोलते हैं, ऐसे K2SO4 Al2SO4 3 और 24H2, ये फिटकड़ी है। ये क्या है, फिटकड़ी है। और इसमें Al+3 आयन है ये। और ये +3 आयन क्या करेंगे, जब पानी मिलाओगे ना, अब याद रखो पानी में घुले हुए धूल के कण जो हैं उनके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखो किसी भी पानी के अंदर मिट्टी के कण जो पार्टिकल घूमते रहते हैं वो हमेशा ऋणावेशित कण होते हैं, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव। और एल्यूमिनियम क्या है, +3 प्लस। तो क्या करेगा, प्लस क्या करेगा, उस नेगेटिव कणों को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और जब तक कणों पर, मिट्टी कणों पर चार्ज रहेगा ना, तब तक वो पानी के अंदर घूमते रहेंगे, ठहरेंगे नहीं। और जब अगर उनके ऊपर से आवेश को हम हटा दें, चार्ज हट जाएगा, तो निचपेंदे के अंदर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। इसलिए एल्यूमिनियम प्लस ये डालेंगे ना तो Al+3 बनेगा, और वो क्या है, उन धूल के कणों पर उपस्थित चार्ज को हटा देगा। और चार्ज हटते ही यानी उसको उदासीन कर देगा, उदासीन करते ही सारे धूल कण पेंदे के अंदर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं धूल कणों का स्कंदन होना। क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। क्या बोलते हैं, स्कंदन यानी कोगुलेशन बोलते हैं। तो यानी स्कंदन द्वारा क्या करता है वो, स्कंदन के द्वारा क्या करेगा वो, जल को स्वच्छ कर देता है। कौन, फिटकरी कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगले में क्या है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। ये पीछे भी आ गया था, आपको सबको पता है क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। इसके बाद देखो अगला, निम्न में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, यानी कौन सा कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। तो मैंने पीछे बताया था कि हर कण के एंटी पार्टिकल होते हैं, विपरीत कण। और एंटी पार्टिकल का द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होते हैं जिसका एंटी पार्टिकल होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन जो होता है ना, पॉजिट्रॉन जिसकी खोज एंडरसन के द्वारा खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन है ना, उसका प्रतिकण बोलते हैं, प्रतिकण या एंटी पार्टिकल, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस और पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है प्लस। बाकी सारी प्रॉपर्टीज, गुण है इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, बाहर बुर सब इलेक्ट्रॉन के समान ही है, केवल आवेश अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस और पॉजिट्रॉन पे होता है प्लस, तो पॉजिट्रॉन धनावेशित होता है। बाकी द्रव्यमान है और बाकी सारे जितने भी गुण है ना, सारे इलेक्ट्रॉन के समान ही होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है किसका, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान। किसके समान होगा, पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होंगे, समान। और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण या प्रतिकण है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। और खोजकर्ता कौन है इसका, एंडरसन। इसका खोजकर्ता कौन है, इसका खोजकर्ता है एंडरसन है, ध्यान रखना। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है एंटी पार्टिकल, एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन पे प्लस, इस पे क्या होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इस पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है। और इसका खोजकर्ता कौन है एंटी प्रोटॉन का, सेग्रे। कौन है, एंटी प्रोटॉन का खोज करता है सेग्रे। ऐसे न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो, जिसका खोजकर्ता कॉर्क व पोलिंग है। कौन है, कॉर्क और पोलिंग है। ये दो चार बातें आपको और याद रखनी है। इसके बाद देखो अपना अगला, अगले में क्या है, एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके तुल्य, यानी एक कोई उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, परमाणु भार के बराबर, परमाणु क्रमांक के बराबर, तुल्यांकी भार के बराबर, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर। ये सारे अलग अलग है, लेकिन अगर उदासीन परमाणु है ना, अभी लिखा था मैंने, जैसे कार्बन 6 12 लिख दिया मैंने, उदासीन है, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे 6, कितने न्यूट्रॉन होंगे 12 - 6, कितना परमाणु क्रमांक है, नीचे वाला मान परमाणु क्रमांक 6, कितनी द्रव्यमान संख्या है, ऊपर वाला मान 12, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है 6। इस तरह से तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो परमाणु क्रमांक के बराबर, तो परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन की संख्या उदासीन परमाणु में, और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन के बराबर होती है। उदासीन में ध्यान रखना प्लस माइनस आते इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना परमाणु क्रमांक के बराबर। किसके बराबर, परमाणु क्रमांक के तुल्य या बराबर होते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, द्रव्यमान संख्या 17 वाला द्विधनात्मक जिंक आयन, क्या है जिंक आयन है ये, जिंक आयन।
द्रव्यमान संख्या 70 वाले द्विधनात्मक जिंक आयन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ये आ जाए कुल इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या है ऑप्शन के हिसाब से यहां न्यूट्रॉन की संख्या है, ध्यान रखना क्या है, यहां न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो प्रश्न क्या दे दिया, द्विधनावेशित जिंक आयन Zn द्विधनावेशित यानी +2 कि द्रव्यमान संख्या का मान कितना है 70 है, तो इसमें न्यूट्रॉन बताओ आप, ये निकालने हैं आपको। अब नीचे वाला मान दिया नहीं, इसलिए मैंने आपको बार बार कहा था ज्यादा नहीं तो एटॉमिक नंबर जो जितने भी है ना आपको 30 तक तो आपको तत्वों के नाम आने चाहिए। तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 होता है 30। अब न्यूट्रॉन निकालते हैं ना तो ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान घटाते कितना आएंगे 70 - 30 कितना आएगा 40 न्यूट्रॉन आएंगे। और कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये +2 क्यों दिया है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि बच्चे का ध्यान +2 पे जाए, घटा के प्लस दिखते ही 2 कम कर दें, 2 कम कर दिया 38 ऑप्शन दे रखा है। इसलिए प्लस अगर माइनस आवेश आ जाए तब हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है, न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। न्यूट्रॉन तो आपको ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान घटाना, कुछ नहीं करना, और बाकी कुछ भी लिखा हुआ है कैसे भी आए न्यूट्रॉन हमेशा ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान घटा के निकालते हैं न्यूट्रॉन, बाकी कुछ नहीं करना। तो कितना है 40 न्यूट्रॉन, कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 40 न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। यहाँ क्या है ये न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका अर्थ क्या है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे समान रहे उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो एक देखो n-3 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, -3 का मतलब 3 और आगे 7 और 3 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए आपको। Ne में नियोन कितना है परमाणु क्रमांक 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। K प्लस पोटेशियम में 19, प्लस का मतलब एक निकल गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। O में ऑक्सीजन में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 8। नियोन में कितने हैं परमाणु क्रमांक 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने हैं वही 8 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम में कितने हैं 11, और सोडियम प्लस करते ही एक निकल गया 10 इलेक्ट्रॉन। और पोटेशियम है ही के 19 एक निकल गया तो 18। देखो इनमें समान है क्या नहीं है, इनमें समान है क्या नहीं है, इनमें समान है क्या नहीं है, किन में समान है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में सेम है, कितनी है 10, ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। और ये ऑप्शन छांट लो आप कौन सा है, पहले वाला ऑप्शन है नियोन और नाइट्रोजन -3, इनमें क्या है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या है बराबर है, इनको बोलते समय इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है कि CO2 के एक अणु में, CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब CO2 है ना, इसके एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल जोड़ लो बस, कुछ नहीं करना। कार्बन में परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। O का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन 8, कितने O हैं 2 हैं, तो 8 गुणा 2 कितना हो गया 6 + 16 कितना आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। तो CO2 में कितने हैं 22 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 22 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, क्लोरीन परमाणु से क्लोराइड आयन का अंतर इनकी संख्या है। अब क्लोरीन से क्या बना है क्लोराइड बना है, तो इनका अंतर जो है ना, क्लोरीन से क्लोराइड बना है तो किस में अंतर आया वो देखना है। क्लोराइड मतलब माइनस, जिस शब्द के अंत में 3 शब्द लग जाए, या तो आ जाए 8, या आ जाए 8, या आ जाए आइड, इसका मतलब उस पर माइनस चार्ज है। क्लोरीन से क्लोराइड बना है आइड -1। अब इसमें क्लोरीन से क्लोराइड बना, दोनों में अंतर किसका अंतर आया है, अब देखो वही सेम 17 परमाणु क्रमांक 17 परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या 35 कर दी तो यहां भी कर दी 35 35, सब कुछ सेम है दोनों में। अंतर कहाँ है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो गए 17 थे एक और आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। किस में अंतर आया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आया है। किस में आया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का अंतर है। तो किसका अंतर है, इलेक्ट्रॉन का अंतर है इन दोनों में, क्लोरीन और क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन का अंतर पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला देखो, अगले में निम्नलिखित में से कौन सा आयन CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, वापस वही CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। अब CO में पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लो, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे
समान। अब सीओ में कितने हैं देखो, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 और ओ में कितने होते हैं 8, टोटल कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो 14 किस में, देख लो N2+। N2+ का मतलब नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन 7 दूनी 14। अब प्लस का मतलब एक निकल गया, कितने हो गए 14 माइनस 1 कितने 13 है। दूसरा Cn-। अब कार्बन में 6, N में 7, 6 और 7 13, माइनस का मतलब एक और आ गया 13 और 1 1 14। फिर O2+। O2+ का मतलब O में कितने 8, 2 O 8 दूनी 16, प्लस का मतलब एक निकल गया 15। और O2-। अब O में कितने 8 दूनी 16, 16 माइनस का मतलब एक और आ गया 16 और 1 17। अब CO में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 किस में है Cn में है। इसका मतलब इस CO का सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है Cn है। कौन है Cn-। ये इसका क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है Cn-। इसका सम इलेक्ट्रॉनिक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, एक परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन है और इसका परमाणु भार कितना है 56 है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। एक परमाणु है कोई भी एक एटम, अब आप कह देंगे परमाणु कौन सा है क्या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, आप लिख लो ऐसे परमाणु ए। एक उदासीन परमाणु लिखा है कुछ, ये इसमें सिर्फ लिखा है उदासीन, मतलब इसमें आपको है ना ये दिया नहीं कि प्लस है कि माइनस है, तब आपको उदासीन मानना, उदासीन परमाणु है। इसमें परमाणु भार कितना है इसका 56। और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और हमेशा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसका मतलब 26 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें कितने, इसका परमाणु क्रमांक है 26 है, तो इसका नीचे वाला मान क्या आएगा 26 आएगा। अब यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया, आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब पूछ रहा आपसे कि आपको पता है या नहीं है कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक भी 26 ही होगा। अब आपको क्या निकालना है न्यूट्रॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने, ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान घटा दो, 56 माइनस 26 कितना आ गया 30। कितने न्यूट्रॉन आ गए इसमें 30 न्यूट्रॉन आ गए। कितने आ गए 30 न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। Fe+2, अब आपको 30 तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। मैंने आपको ऑफ वो सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया है, उसमें ऑफ वो सिद्धांत में 3 नियम शामिल हैं, उंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम और एक N+L नियम। इन तीनों का यूज करके कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखते हो, तो उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का तरीका बताया था, वो तरीका आपको याद रहे। अब Fe है, Fe+2 का लिखना है, तो Fe है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना, एस लिख लो आर्गन, 18 तक पूरा हो गया। उसके बाद 3D, उसके बाद 4s, 18 और 2 20, और परमाणु क्रमांक 26 है तो 6 यहाँ 26 26। अब देखो क्या लिखा है आपको Fe+2 में बताओ, तो +2 का तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 2 निकलते ही इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो क्या हो जाएगा 3D 6 और 4s क्या लिखोगे 0। अब डी में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपसे पूछा अयुग्मित कितने हैं, तो डी उपकोष में कक्षक कितने होते हैं 5, 5 कक्षक होते हैं ऐसे डी में, 5 लिख दिया मैंने, DXY, DYZ, DZX, ये DX², Y² और एक DZ²। अब इसमें 6 भरने, 6 कैसे भरोगे 1, 6 कैसे भरोगे ऐसे भर सकते हो 6 यूं, 1 पहले हुंड के नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरते हैं, 2 3 4 5, उसके बाद 6, कितने सिंगल रह गए 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल रह गए 4 सिंगल रह गए। और जो सिंगल होते हैं ना उनको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो डबल हो ना उसको बोलते हैं युग्मित यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या पूछा आपसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, कितने अयुग्मित है 4 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 4, तो हमारा उत्तर हो गया इसमें 4 सही हो गया इसका, ठीक है। ऐसे सबका निकाल सकते हो आप, करना आना चाहिए। उसके बाद देखो अगला, अगला क्या है इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति व संवेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, अभी लिखा था मैंने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का
सिद्धांत। क्या कहा था हाइजेनबर्ग ने कि छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे पार्टिकल है ना जिनका द्रव्यमान बहुत ही कम है, उन पार्टिकल के लिए आप एक समय में उनका स्थिति और संवेग दोनों का आंकलन एक साथ नहीं कर सकते। अगर किसी एक का मान निकालोगे दूसरे में अनिश्चितता बढ़ जाती है। तो फिर लिखा डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पाई। ये क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यहाँ पर क्या है? ये किसका है? ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ये क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली ने क्या कहा था? किसी परमाणु में आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी ले लो, तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान प्राप्त नहीं होते। ये पाउली का अपवर्जन नियम है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पाउली। तो यानी पाउली का अपवर्जन नियम क्या है कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान प्राप्त नहीं होते। ये पाउली का अपवर्जन नियम है। फिर एक ऑफ बो सिद्धांत है, ये ऑफ बो सिद्धांत, और ये इसमें 3 नियम है, 2 तो ये है ही और एक n+l का नियम भी है वो ऑफ बो सिद्धांत में, जिसमें आपने कक्षक लिख के काट के किसकी ऊर्जा कम होगी किसकी ज्यादा होगी ऊर्जा का क्रम लिखा है कक्षकों का इस ऑफ बो सिद्धांत में। एक है डी ब्रोगली, क्या है? डी ब्रोगली समीकरण लिखा अभी कि लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। इस तरह से किसी कण की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे 1/p। m गुणा v क्या होता है? p होता है। h प्लांक स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक हटा दें तो समानुपाती का निशान आ जाएगा, तो लेमडा समानुपाती 1/p, यानी किसी कण का संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डी ब्रोगली समीकरण, ये समीकरण याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है? सोडियम परमाणु, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, वह परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। अब क्या लिखा है? सोडियम परमाणु है, परमाणु संख्या कितनी है? 11, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। अब प्रोटॉन कितने होते हैं? हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर। न्यूट्रॉन ऊपर वाले मान से घटा लो या नीचे वाला मान, 23 - 11 12। और उदासीन परमाणु है तब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर, ये भी 11। तो क्या है? 11 11 12, उत्तर क्या आएगा? 11 11 12, ये आ गया इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आज अपने टोटल इसमें हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, किसमें? परमाणु और परमाणु संरचना वाले टॉपिक में से। तो कुछ क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने एक पर्सन में 2-3 क्वेश्चन बताए आपको, तो आपकी इस टॉपिक का आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में। इन क्वेश्चनों करोगे, टॉपिक पढ़ के इन क्वेश्चनों करो, करके आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो जितना हो सके ना, ये वीडियो जो है जहाँ भी आपको मिले तो आप आगे अपने साथ वाले बच्चों को भेजो, और अपने इस यूट्यूब चैनल को आपको क्या है? सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे जो वीडियो आएंगे ना टॉपिक वाइज चलेंगे। अब आगे 15-20 दिन लगातार टॉपिक वाइज चलेंगे, 15-20 टॉपिक आपके सिलेबस में केमिस्ट्री वाले, उनको हम क्रम से करेंगे डेली एक वीडियो। तो उसमें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए जिसका आप फायदा उठा सकें, ठीक है। और अगली क्लास हम अगला टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।